ऊर्जा ऊर्जा को सामान्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। एक वह ऊर्जा जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है और दूसरा वह जो तकनीकी आधार पर मानव द्वारा निर्मित है। सौर ऊर्जा, मानवीय ऊर्जा, पशुओं से प्राप्त ऊर्जा, पवन ऊर्जा, यह सब प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण है। और दूसरी तरफ जल तथा ताप आदि से प्राप्त की जाने वाली या पेट्रोल और डीजल से प्राप्त की जाने वाली वह ऊर्जा जो मानव द्वारा तकनीकी आधार पर निर्मित की गई है, विद्यमान है। हमें यह ध्यान रखना होगा, अगर हम अपनी संस्कृति को संरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें प्रकृति द्वारा दी गई ऊर्जा को महत्व देना होगा। मानव और पशु तथा इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा को लाभ पहुंचाने वाले ऊर्जा ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। हमें यह आत्मा जो पंच तत्वों से निर्मित है, उसे पंच तत्वों से प्राप्त ऊर्जा को ही प्राकृतिक रूप से प्राप्त करके विकास को दिशा और दशा देना होगा। यदि हम इस देश में मानवीय ऊर्जा अर्थात श्रम को महत्व देते हैं और पशुपालन के द्वारा पशुओं से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, चाहे वो बैलगाड़ी हो, चाहे वो घोड़ा गाड़ी हो, या हाथियों के लकड़ी आदि के उठाने में उपयोग हो, या खेतों में बैलों के द्वारा, भैंसों के द्वारा किया जाने वाला कार्य हो, पानी के लिए रहट हो, तेल की पेराई के लिए और गन्ना की पेराई के लिए कुल्ड हो, इस सब का प्रयोग निश्चित रूप से प्रकृति को संरक्षित और सुरक्षित करेगा। पर्यावरण भी संरक्षित और सुरक्षित होगा। जीडीपी तेज़ी से बढ़ेगी। कारण यह है कि हमें किसी दूसरे देश से अपने देश का पैसा देकर डीजल और पेट्रोल नहीं लेना पड़ेगा। हमारे देश का पैसा, हमारे देश का रुपया विदेश नहीं जाएगा। जीडीपी इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी कुल उत्पादकता कितनी है, हमारा आयात कितना, हमारा निर्यात कितना है। यदि हम पेट्रोल डीजल विदेशों से नहीं मंगाएंगे तो हमारा आयात पर खर्च अपने आप कम हो जाएगा, हमारा निर्यात बढ़ेगा। मनुष्य का उपयोग करने के कारण इस देश के नागरिकों का महत्व बढ़ेगा, उनका रोजगार बढ़ेगा। पशुओं को अनावश्यक रूप से मारने की प्रथा बंद होगी, पशुपालन होगा और इससे दूध, दही, घी और विभिन्न प्रकार के उत्पाद इस राष्ट्र में विकास को नई दिशा देंगे। हमारा उत्पादन बढ़ेगा, निर्यात ज़्यादा होगा, आयात कम होगा। जीडीपी फिर से 30% से ऊपर चले जाएगी। कुल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि हम अपने देश के नागरिकों को अधिक से अधिक रोजगार दें, पशुओं की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, प्रकृति से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करें, सौर ऊर्जा का प्रयोग करें, पवन ऊर्जा का प्रयोग करें, गोबर गैसों का प्रयोग करें, मानवीय ऊर्जा का उपयोग करें, पशुओं की ऊर्जा का प्रयोग करें। और ऐसा करने से हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा, हमारी आत्मा आनंदमय होगी, परमात्मा से आत्मा का योग होगा और वह परमात्मा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा हमें एक अच्छा, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि परमात्मा अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म में स्थित है। यदि हम अक्षर ब्रह्म को ध्यान में रखते हुए अधिकतम प्रकृति का उपयोग करते हुए विकास को दशा और दिशा देंगे
तो मानव, प्रकृति और पशुओं में आपस में प्रेम होगा। और यही देश है जब राम जैसे लोग पशुओं की भाषा भी जानते थे, पशु पक्षियों की भाषा जानते थे। उन्होंने कहा, हे खगमिक, हे मधुकर सेनी, तुम जानी तुम देखे सीता मृग नयनी। यही देश है। अतः हमें ध्यान देना होगा कि इस देश के विकास के लिए, विश्व के विकास के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, प्रकृति के कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए, पशु पक्षियों के कल्याण के लिए यह आवश्यकता है कि हम मानवीय ऊर्जा का, पशुओं की ऊर्जा का उपयोग करें। अनावश्यक रूप से हम पृथ्वी को खोदना बंद करें। इससे भूकंप के झटके लगेंगे, इससे अनेक प्रकार की परेशानियां पैदा होंगी। बहुत जल्दी प्राप्त की गई आय, बहुत जल्दी प्राप्त किया गया इस संसार में धन व्यक्ति को और समाज को, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाता है। अधिक मशीनों से अतिरिक्त उत्पादन मंदी की दिशा की तरफ ले जाएगा। इस राष्ट्र के तमाम लोगों के पास मुद्रा का विभाजन न होकर कुछ लोगों के पास ही धन केंद्रित होगा और दहाई के लोगों के पास, दहाई की संख्या के लोगों के पास संपत्ति इकट्ठा हो जाएगी। प्राकृतिक संपदा कुछ लोगों की संपत्ति बन जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए, एक जन कल्याणकारी राज्य के लिए यह आवश्यक है कि वह जनता के कल्याण का कार्य करे, लोक कल्याण का कार्य करे, कुछ लोगों के कल्याण के लिए कार्य न करे। सार्वजनिक उपक्रमों को महत्व दिया जाए और सार्वजनिक उपक्रमों में मानवीय ऊर्जा और प्राकृतिक ऊर्जा को महत्व देते हुए, सौर ऊर्जा को महत्व देते हुए, पवन ऊर्जा को महत्व देते हुए, पशु की ऊर्जा को महत्व देते हुए, मानवीय ऊर्जा को महत्व देते हुए उत्पादन को आगे बढ़ाया जाए। और निजी उपक्रमों से जब हम समाजवाद की परिकल्पना करते हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिकल्पना करते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें पूंजीवाद से समाजवाद की तरफ बढ़ना है, न कि समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ बढ़ना है। आज हम लोक कल्याणकारी राज्य का परित्याग करते हुए सामाजिक व्यवस्था को कुछ लोगों को, कुछ पूंजीपतियों की धरोहर बनाते जा रहे हैं और हम एक रिवर्स गियर में चल रहे हैं। हम लोक कल्याणकारी व्यवस्था को, एक जन कल्याणकारी व्यवस्था को, जिसमें पूंजीवाद से समाजवाद की तरफ जाना था, प्रगतिशील व्यवस्था को हम विषम स्थितियों की तरफ ले जा रहे हैं। हम समाजवाद को पूंजीवाद की तरफ ढकेल रहे हैं। अगर हम सार्वजनिक उपक्रमों को समाप्त करते हैं, हम व्यक्तियों के रोजगार को छीनते हैं, मशीनों को रोजगार देते हैं, तो हमें विदेशों से मशीनें मंगाना होगा और यह हमारे लोक कल्याण के लिए उपयोगी नहीं होगा। अतः यह आवश्यक है कि श्रम ऊर्जा का, मानवीय ऊर्जा का और साथ साथ पशुओं की ऊर्जा का, प्रकृति में पवन ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करें और साथ ही साथ निजी क्षेत्रों को ज़्यादा प्रश्रय न दें। निजी क्षेत्रों में हम छोटे व्यवसायों को, ग्राम उद्योग को, कुटीर उद्योग को रखें, कृषि को उद्योग का दर्जा दें और कृषि में अधिकतम रोजगार के सृजन की व्यवस्था करें। भारत की प्राचीन अर्थव्यवस्था, परंपरागत अर्थव्यवस्था में जहाँ 30 से 40% का ग्रोथ रेट था, उसका कारण यह था कि हमने प्रकृति को महत्व दिया था, हमने गाँव का विकास किया था। 6,54,000 गाँव में से 54,000 गाँव में मनुष्य ही नहीं बचे हैं। यह स्थिति हमें निश्चय ही बड़ी दुखद स्थिति की तरफ ले जाएगी। अतः आवश्यक है कि हम सर्वहारा के सर्व कल्याण के लिए और प्रकृति का उचित विदोहन करें, मानवीय ऊर्जा का, प्राकृतिक ऊर्जा का उचित विदोहन करें। साथ ही साथ पूंजीपतियों अर्थात कुछ लोगों के हाथ में इस राष्ट्र की व्यवस्था को ना जाने दें। यही लोक कल्याण के लिए परम आवश्यक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय विश्व, जय ब्रह्मांड। धन्यवाद।